नमस्कार दोस्तों, मैं विकास शाक्य एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। और आज हम डिस्कस करेंगे संस्कृत लैंग्वेज में कुछ नई चीज़ों के बारे में, व्यंजन से जुड़ी हुई चीज़ें, कुछ स्वर से जुड़ी हुई चीज़ें, क्योंकि दो चीज़ें हमारी बाकी रह गई थी जो स्वर के साथ कवर कर देनी चाहिए थी, बट वो हमारी रह गई थी पिछले वीडियो में, तो वो आज हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले। तो आइए चलिए इसको शुरू करते हैं। आज सबसे पहले हम देखेंगे अनुस्वार और विसर्ग के बारे में। दो चीजें होती हैं, अनुस्वार और एक होता है विसर्ग। ठीक है, मैं जरा पेन का कलर चेंज कर देता हूं। ठीक है, अनुस्वार और विसर्ग, ये दो चीजें हम डिस्कस करेंगे। पिछले वीडियो में हमने जो डिस्कस किए थे स्वर के बारे में, वो ये स्वर थे आ ई उ और क्या था, री था। उसके अलावा क्या था, रिर था। उसके अलावा हमने देखा था ए ओ औ अंग और अहा, ये दोनों हमने नहीं देखे थे। ठीक है, हमने ए ओ तक देखा था। ये जो अंग है इसी को हम कहते हैं अनुस्वार, और ये जो अह है इसी को हम कहते हैं विसर्ग। ठीक है, ये विसर्ग है। तो अनुस्वार और विसर्ग कैसे यूज करोगे आप? बहुत सिंपल है। जैसे ये हलंत वाला है आपका व्यंजन क, और उसके बाद अगर आपने अंग को इस्तेमाल किया तो आपका क्या बन गया, ये बन गया कंग। ठीक है, उसी तरीके से अगर आपने क को अह के साथ इस्तेमाल किया तो ये क्या बन गया, कह। ये जो विसर्ग है ना, इसी से ही कई लोग जो है संस्कृत लैंग्वेज को पहचान जाते हैं कि हाँ कहीं पे ऐसा लिखा हुआ है। या फिर कुछ लोग क्या करते हैं, मजाक मजाक में मैंने देखा है कि वो हर चीज के अंत में अह अह लगा करके जो है कहते हैं मैं संस्कृत बोल रहा हूँ। बहुत से ऐसे लोग आपने देखे होंगे, कार्टूनियत करते हैं। हालांकि वो मजाक की जगह है अपनी जगह, बट हाँ ये एक बहुत बड़ी पहचान है संस्कृत लैंग्वेज में। कोई चीज अगर लिखी हुई है तो इसको देखते ही लोग पहचान जाते हैं कि हाँ ये संस्कृत लैंग्वेज का ये जो है वर्ण है। ठीक है, तो ये अनुस्वार और विसर्ग हैं। आई होप कि आप इनको आराम से इस्तेमाल कर पाएंगे, कोई ऐसी समस्या नहीं है। जैसे च धन अ, ये चंग हो जाएगा, ग धन अ अंग, ये अंग, ये गंग हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे करके ये चीजें हम समझते हैं। ठीक है, बहुत कोई मुश्किल का काम नहीं है। ये अनुस्वार है, ये अनुस्वार है, ये विसर्ग है, ये बस आप याद रखिए। अब आइए आगे देखते हैं। आगे एक नई चीज देखते हैं आज हम, कि दो हलंत वाले व्यंजन अगर हम एक साथ मिलाएं तो क्या होता है, जिनको हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। ठीक है, संयुक्त व्यंजन की हम बात करेंगे। अब हम दो हलंत वाले व्यंजन की बात करेंगे। दो हलंत वाले व्यंजन है, उनको हम मिलाने जा रहे हैं। जैसे ये त है और ये र है, ये दो हलंत वाले व्यंजन मिला करके जो चीज बनेगी वो बनेगी त्र, और ये भी हलंत वाली ही होगी। आप ये याद रखिएगा, हलंत को मैं किससे दिखा रहा हूँ, ह से दिखा रहा हूँ। ठीक है, फॉर्मूला हम बना रहे हैं, हलंत को ह से दिखा रहा हूँ, और उसके नीचे जो है ये भी लगा देता हूँ, हलंत। ठीक है, तो फॉर्मूला कुछ ऐसा होगा, हलंत प्लस हलंत अगर हम मिलाएं तो क्या बनेगा, एक नए हलंत वाला वर्ण बनेगा। ठीक है, ये हो गया आपका फॉर्मूला। आपने पिछले वीडियो में देखा होगा कि हमने श श श ह यहां तक ही डिस्कस किया था। इसके बाद छ, त्र और ज्ञ, ये तीन हमने डिस्कस नहीं किए थे। अगर आप हिंदी वर्णमाला को जानते हैं तो आपको पता होगा कि श, त्र और ज्ञ ये तीनों भी होते हैं। लेकिन बात क्या थी, हमने क्यों डिस्कस नहीं किया, क्यों? क्योंकि ये इसी तरह के हलंत वाले और बिना हलंत वाले व्यंजनों को मिला करके ही इनका निर्माण होता है। ठीक है, इनका निर्माण ऐसे ही होता है। एक त्र ये भी है, एक त्र ये भी है। जब इसके साथ आप हलंत के साथ जब आप अ को मिलाओगे तो ये बनेगा। ठीक है, आप आराम से समझ सकते हो इन चीजों को, क्योंकि पिछले वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो ये श, त्र, ज्ञ ये सारी चीजें इसी तरीके से बनी हुई हैं। ये भी हैं और बिना हलंत वाले भी होंगे, जिनको अजंत कहते हैं। जैसे ही आप उसमें स्वर जोड़ देते हो तो वो अजंत वाले बन जाते हैं। ठीक है, तो एक ये हो गया। इसी तरीके से कुछ और भी हैं, जैसे ये स है प्लस आधा म है। आपने इस चीज को भी कई बार देखा होगा, स्म, बहुत से श्लोकों में आपको ये लास्ट में मिलता है स्म। ठीक है, और इसके अलावा आपने विसर्ग के साथ अगर आप जोड़ करके देखें, स प्लस म प्लस अह, तो ये क्या बन जाता है, स्मः। बहुत जगह श्लोकों में आपने स्मः भी देखा होगा।
ठीक है, बहुत जगह आपने संस्कृत अगर पढ़ी होगी तो वहां पर भी इन चीजों को देखा होगा। तो इस तरीके से ये वर्ण मिलाए जाते हैं और ये संयुक्त व्यंजन इस तरीके से ही बनाए जाते हैं, इसी तरीके से इनका निर्माण किया जाता है। ठीक है, अब आइए हम देखते हैं, दो व्यंजन हम मिला रहे हैं लेकिन उसमें से एक हलंत है और एक अजंत है। एक फॉर्मूला तो आपको ये लिखना पड़ेगा, हलंत और हलंत वाले व्यंजन जब भी मिलेंगे तो एक हलंत वाला ही व्यंजन बनेगा। ठीक है, ये हलंत और ये जो अजंत के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं, ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हलंत के बेसिस पे आप वर्ण को ठीक से उच्चारित करना जानते हैं। जैसे त है तो ये त नहीं है, जब इसके नीचे हलंत है तो इट्स त, ये र नहीं है, ये र ऐसे है, ये त्र है। ठीक है, त्र तब होगा त्र जब इसमें अ मिल जाएगा, तब ये त्र बनेगा। जैसे ये क्या है, त्र है, लेकिन ये त्र है। तो किस तरीके से इसका उच्चारण करना है संस्कृत भाषा में, इस हलंत और अजंत को जो हम समझ रहे हैं, उसका इंपॉर्टेंस, उसका सिग्निफिकेंस, उसका महत्व तो यही है ताकि हम जब श्लोक पढ़ें तो हम ये समझ सकें कि उसकी ध्वनि हमें कैसे निकालनी है। ठीक है, उसकी ध्वनि का हमें क्या करना है, किस तरीके से उसको यूज करना है। तो ये है हमारे संयुक्त व्यंजन, जिसके बारे में हमने यहाँ पर देखा। कौन से संयुक्त व्यंजन? जो कि हमारे हलंत प्लस हलंत वाली कैटेगरी में आते हैं, जहाँ दो हलंत मिलाए जाते हैं। अब हम देखेंगे एक हलंत और एक अजंत। ठीक है, एक हलंत और एक अजंत को हम जोड़ेंगे तो इसका क्या होगा। ठीक है, इस फॉर्मूले को हम बना के देखेंगे कि क्या बनेगा ये फॉर्मूला। लेकिन उससे पहले एग्जाम्पल मैं आपको दिखा देता हूँ। ये रहा एक हलंत और आपने इसको जोड़ा क, अपना ही हलंत अपना ही अजंत के साथ जोड़ दिया, तो क्या बना? पहला वाला जो हलंत है ना, वो आधे क में परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है, जैसे कक्कड़, आपने सुना होगा, पंजाबियों में होते हैं कक्कड़, ये एक वहां की कास्ट है। सो कक्कड़, तो इस कक्कड़ में ये जो डबल क है आ रहा है, जिसमें एक आधा क है और एक पूरा क है, ये बेसिकली क प्लस क यही है। ठीक है, तो हलंत और अजंत को जब भी मिलाते हैं तो हलंत आधा हो जाता है, आधा हलंत प्लस अजंत, अजंत के साथ मिल जाता है। अक्षर ही आधा कर देते हैं। ऐसा नहीं है कि इसको ऐसे करके आप लिखोगे, ऐसे करके आप लिखोगे ना, आप अक्षर को ही आधा कर दो, ये लिखने का तरीका होता है। ठीक है, उसी तरीके से अगर आप देखोगे क प्लस त, तो ये क्या हो जाएगा? इक्त। ठीक है, जैसे रक्त, एग्जाम्पल क्या हो गया? रक्त। ठीक है, तो ये आधा क, यानी जो पहला हलंत वाला होगा वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? आधे अक्षर में कन्वर्ट हो जाएगा। आधा अजंत आप उसको समझ सकते हैं। ठीक है, आधा हलंत, हलंत वाला आधा हो जाएगा, ये फॉर्मूला हमने लिख दिया, आधा हो जाएगा हलंत का। या फिर आप ये कह सकते हैं अजंत को आधा लिखेंगे, अजंत आधा हो जाएगा, ऐसे भी कह सकते हैं। यहाँ पे यही तो किया है, आधा क है, इसका मतलब अजंत को आधा कर दिया है। ठीक है, ऐसे कर दिया है। उसके अलावा क्या है? क प्लस य, तो ये क्या बन गया? क्या। ठीक है, त प्लस य, ये क्या बन गया? त्या। ठीक है, च प्लस य, ये क्या बन गया? च। ऐसे करके हम इसको इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। जैसे ज्ञ की अगर हम बात करें तो क्या बनता है? ग प्लस य। ठीक है, यहाँ पे ये जो है ज्ञ, ये ज्ञ जो है कुछ इस तरीके से है, ज्ञ प्लस अ। ठीक है, लेकिन ये बना दो अलग अलग जो है वर्णों से है मिल करके। ठीक है, इसको ऐसे जो आप लिखते हो ये अलग चीज है, आप ये याद रखिएगा, ये ज्ञ से मत लीजिए आप इसको। ज्ञ जो है इसी प्रकार के हलंत और अजंत से बना है, ग प्लस यहाँ पे आधा अ प्लस य, ये इस तरीके से जब आएगा तब ये दोनों मिलकर के ज्ञ बन जाएंगे। ये अपना अलग ही व्यंजन है। ठीक है, ये ज्ञ अलग ही है, ये जो ज्ञ है, ज्ञ य, ये ज्ञ, ये अलग है। ठीक है, तो आप इसको समझ लीजिएगा। इसके अलावा आइए अब हम देखते हैं हलंत और अजंत, हलंत आर से जुड़े हुए नियम, हलंत र से जुड़े हुए। ठीक है, हलंत र से जुड़े नियम। ठीक है, हलंत र का एक नियम होता है, अगर हलंत र पहले आ रहा है, जैसे र ये आ गया, और उसके बाद अगर एक अजंत आता है, ठीक है, ध्यान दीजिए, हलंत वाला र और उसके आगे एक अजंत अगर आता है तो ये हलंत वाला र कन्वर्ट हो जाता है इसमें, इस मात्रा में।
आधा र की मात्रा, जैसे अर्क। ठीक है, तो ये क्या हो गया, अ प्लस र प्लस क, तो ये र ऊपर चला जाएगा। ठीक है, अर्क। अब आप समझ रहे होंगे कि उच्चारण करते समय आपको समझ में आ रहा है कि हाँ, इसको अर्क पूरा नहीं बोले, र ऐसे बोल रहे हैं, अर्क। तो इस तरीके से ये ऊपर चला गया। जब भी ऐसा कुछ होगा, यानी जब भी हलंत हो प्लस अजंत हो, हलंत का र हो और अजंत हो, तो क्या बनेगा, नीचे अजंत और ऊपर उसके र की मात्रा आ जाएगी। ये इसका फॉर्मूला है। ठीक है, ऐसे है ये। अर्क हो गया, उसके अलावा आपका हो गया र प्लस ज, ये क्या हो गया, रज। ठीक है, अर्ज, जैसे अर्ज है। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसका इस्तेमाल करते हैं। हलंत अ से जुड़ा, हलंत र से जुड़ा हुआ ये नियम है कि अगर हलंत र किसी अजंत के पहले आता है तो र कहाँ चढ़ जाता है, ऊपर की मात्रा बनकर के, आधे र की मात्रा बनकर के ऊपर चढ़ जाता है। आधा तो हो जाता है, लेकिन ये मात्रा अलग है, इसलिए इसके बारे में डिस्कशन करना पड़ा। अभी हमने डिस्कस किया ना कि क हलंत वाला और क ऐसे आए तो ये आधा क बन जाता है। ऐसे तो आप लिख लोगे, लेकिन आधा र लिखने का तरीका ये है, ऐसे मात्रा चढ़ा देते हैं, आधा र। तो आधा र करने के लिए हमने ये सारा समझा है। ठीक है, इसके अलावा अब हम देखते हैं अजंत र से जुड़े हुए नियम। अभी हमने हलंत र से जुड़े हुए नियम देखे थे, अब हम अजंत र से जुड़े हुए नियम देखेंगे और इसके साथ ही आज का वीडियो समाप्त हो जाएगा। अजंत र से जुड़े नियम। ठीक है, अजंत र से जुड़े हुए नियम क्या हैं? अगर हमारे पास कोई हलंत वाला व्यंजन है, ठीक है, और र अजंत है, हमारे पास हलंत वाला कोई व्यंजन है और अजंत पूरा र है, र पूरे अजंत के फॉर्म में है, तो मात्रा नीचे जाती है। अभी हम इसका एग्जांपल देखते हैं। ये नया फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को भी आप नोट कर लीजिए। हलंत वाला जैसे ये क हुआ, ये हलंत वाला क हो गया और र अजंत वाला हो गया, तो ये क्या बनेगा, क्र। यानी मात्रा ऊपर ना जाके ये वाली ना लग के अब ये नीचे की र रहेगी। तो नीचे का जो र होते हैं, नीचे का र जो होता है वो होता है ऐसा, नीचे लगा देते हैं। वज्र, वक्र, ये सब नीचे वाले जो हैं ये अजंत वाले र का नियम है। जब अजंत र बाद में आए और कोई व्यंजन उसके पहले आए जो कि हलंत वाला है, तो ऐसे किया जाता है, हमें र को नीचे ले जाना पड़ता है। ठीक है, तो इस तरीके से इसके नियम काम करते हैं, अजंत र और हलंत र के। तो ठीक है, तो इसी के साथ आज का ये वीडियो समाप्त होता है और काफ़ी कुछ हमने डिस्कस कर लिया है मात्राओं से रिलेटेड। अब अगले वीडियो में हम सबसे पहले तो संस्कृत में किस तरीके से अक्षरों को जोड़ करके पढ़ा जाता है उसको हम एग्जाम्पल के तौर पर लेंगे, और सबसे पहले हम जो शिव तांडव स्तोत्र है उसको पढ़ना सीखेंगे, उसके एक एक श्लोक को यहाँ समझेंगे। इन वीडियोस को शेयर जरूर कर दीजिएगा। जो लोग आपके शिव तांडव स्तोत्र को सीखना चाहते हैं उनको आप ये शेयर कर दीजिएगा। उसमें हम अगले वीडियो में हम शिव तांडव स्तोत्र के एक एक श्लोक को अगले वीडियो से हम उठाना शुरू करेंगे, और शिव तांडव स्तोत्र के एक एक श्लोक को हम इसी तरीके से हलंत और अजंत के माध्यम से, स्वर और व्यंजन के माध्यम से कहाँ रुकना है, क्योंकि वो बहुत बड़े बड़े वर्ण होते हैं, बड़े बड़े शब्द होते हैं जो पूरे के पूरे एक लंबी सी जो है स्ट्रिंग बना लेते हैं, एक बड़ा सा एक शब्द बन जाता है और ऐसा लगता है इसको कैसे पढ़ें। तो लेकिन अगर आप हलंत और अजंत को जानते हैं तो थोड़ा सा जो एक ट्रिक है उसकी, उसको हम देखेंगे कल, और किस तरीके से हम उसको मिला करके, शुरुआत में आपको प्रैक्टिस करनी होगी, लेकिन एक बार प्रैक्टिस हो जाने के बाद आप अपने आप से, संस्कृत इतनी खूबसूरत भाषा है, इसीलिए इसको देव भाषा कहा जाता है, क्योंकि ये एक आध्यात्मिक भाषा है। अगर आपने हमारी जो है भगवत गीता की प्लेलिस्ट देखी हो तो उसमें हमने कई बार डिस्कस किया कि सब कुछ अभ्यास से है। आप अभ्यास करते रहिए, आपको पता ही नहीं चलेगा कि कब ये चीजें जो मुश्किल लग रही थी वो आसान लगने लगी। ऐसा ही इसके साथ है, संस्कृत भाषा के साथ है। आपको शुरुआत में चीजें जोड़नी पड़ेंगी, कुछ ट्रिक्स हैं उसके, कुछ नियम हैं उसके जो हम फॉलो कर सकते हैं अगर बड़े बड़े श्लोक हैं उनको पढ़ने के लिए।
लेकिन एक बार अभ्यास अगर आप कर लेंगे, मैं आपको बता रहा हूँ यकीनन 3 से 4 दिन के अंदर ही आप अपने अंदर अंतर महसूस करेंगे कि जो श्लोक आप पढ़ने में बड़ी परेशानी महसूस कर रहे थे, अब आप उसको आराम से पढ़ सकते हो। तो उन्हीं को हम लेंगे अगली वीडियो में अपने शिव तांडव स्तोत्र में, और उनको हम समझ करके आगे बढ़ेंगे। तो शिव तांडव स्तोत्र को 2-3 वीडियोस में, मतलब उसमें कुल मिलाकर के 14 पूरे श्लोक हैं और 15वां एक जो है क्लोजिंग मंत्र है। तो वो हम पूरा समझने के बाद आई थिंक 4 या 5 वीडियो में वो हम समाप्त कर पाएंगे, और उसके बाद फिर हम संस्कृत में आगे बढ़ेंगे। ठीक है, बीच बीच में हम संस्कृत में आपके संस्कृत में जो भगवत गीता के श्लोक हैं उनको बीच बीच में लेते रहेंगे, और उनको भी समझते रहेंगे, उनको भी रिसाइट करना सीखते रहेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ, अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे, और अगले वीडियो में हम मिलेंगे आपके शिव तांडव स्तोत्र के साथ। तो इसी के साथ आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मिलते हैं अगली वीडियो में। तो मैं इसको क्लोज करता हूँ, लेट मी जस्ट डिस्कार्ड इट, और यहाँ से मैं अपनी रिकॉर्डिंग बंद करता हूँ। प्लीज शेयर कीजिएगा।